देवेंद्र सिंह पिसा जी आज भी मेरे सामने जी उपलब्ध है। इन्होंने भी हमारे आप लोग शुरू से देखे और इनके साथ जो जुड़े हैं वो भी जानते होंगे इनके बारे में, इनकी बड़ाई क्या करनी है कि बेचारे हमारे इस संगठन के प्रति हमारे भाई, हमारे साथी, ये इन्होंने बहुत तन मन धन से या पूरी समय जोर बल दे करके हमारे संगठन को, हमारे आपदा भाइयों को या हमारे इस सखियों को या आपदा मित्रों को इन्होंने बहुत बहुत हौसला दिया। मैं इनके लिए आभार में व्यक्त कर रहा हूँ। इसको लगा देंगे, लगा दीजिए। देवेंद्र जी आप इधर आओ। क्या आवाज ही ऊंची है। नहीं कोई बात नहीं, हमारे ये पीछे नहीं। अरे मेरे पास होगा एक दो हम बोले इसकी फोटो कॉपी करा देंगे, बोले थोड़ा संचालन में कर देना क्योंकि इनमें थोड़ा सा कैमरा में बहुत देना। अगर बैनर तो बैनर ही पकड़ लीजिए दो लोग, क्योंकि मिल जाएंगे ना, लोगों को हम बता देंगे सदस्य का काम दिए थे 22 दिसंबर को डीएम खूब भाषण करिए और चले जाइए, वो सुरक्षित बैठे हुए हैं। वो जो हमारे नौकर होने के लिए हमारे दरवाजे भिखारी बन के आए थे, जो हमारी बिरादरी के रहनुमा बन के आए थे, हमारी जातियों के रहनुमा बन के आए थे, जो हमारे मजहब के रहनुमा बन के आए थे, तो हमने इन्हीं जातियों, बिरादरियों और मजहबों के नाम पर इस मुल्क में पिछले 75 साल में अपना मुस्तकबिल लिखने वाले लोगों के हाथ में इस मुल्क की सत्ता थमाई और उसका परिणाम है कि आज पूरा देश भुखमरी की एक ऐसी कगार पर जाकर खड़ा हो गया है जहां हमारा आपका कोई प्रोत्साहन नहीं। कब सीखेंगे हम? कब सीखेंगे हम? इस मुल्क के अंदर 2019 में एक हड़ताल हुआ, चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों का, मजदूरों का एक हड़ताल हुआ और उस हड़ताल में 19.5 करोड़ लोग भागीदार थे। 18 करोड़ वोट पा करके एक आदमी दिल्ली की गद्दी में बैठ के पूरे देश की छाती में लात रखे खड़ा है। उसने इस देश के अंदर जो 45 श्रम कानून थे उनको रिवील कर दिया। लड़ाइयों से बने थे कानून, एक कानून बनने में मुद्दत लगती है, न जाने कितने लोग प्राण देते हैं, कितने लोग लाठी खाते हैं, कितने लोग जेल जाते हैं, तब एक कानून बनता है। सरकारें तब मजदूरों को खून के महल के बराबर अधिकार देती हैं। 45 कानून एक झटके में दिल्ली में बैठी हुई ये तुम्हारी तथाकथित राम भक्त सरकार ने खत्म कर दिया और मजदूरों को गुलामी के अंधेरे में फेंक दिया। कहां गए 19 करोड़ लोग? 18 करोड़ वोट पाके छाती मिला कर देगा कोई और 19 करोड़ लोग अपने गेट पर अपनी रोटी की दुहाई देते रह जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। अपने घर पहुंचते हुए हिंदू हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, ठाकुर हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, यादव हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। मर जाओ इस देश की सियासत में, तब मर जाने के अलावा हमारे आपके पास कोई रास्ता नहीं। पहले तो वहां से बाहर निकले, इस गिरफ्तारी में मत रहिएगा। बहुत लोग सरकारों का जिंदाबाद करते रहे हैं। मैं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले साल मार्च के महीने की घटना बताना चाहता हूं। प्रदेश का सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र बिजली और 4.5 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल में चले गए, उनके साथ 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हड़ताल में चले गए। और सरकारी संगठन भारतीय मजदूर संघ उस हड़ताल में एक घटक था। 2 दिन का तनख्वाह चला गया, पेंशन चला गया, 14,000 संविदा कर्मी बाहर कर दिए गए और 28,000 एसडीओ का प्रमोशन रुक गया। करिए सरकार जिंदाबाद। इसी मैदान में एम्बुलेंस कर्मचारी आए और ये बीएमएस की यूनियन, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन सरकार जिंदाबाद करती रही।
रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे परिवार वाले हैं, बस चुटकी बजाते ही तुम्हारा समाधान करा देंगे। 14,000 एम्बुलेंस कर्मचारी इसी मैदान से अपने घरों की लोग लौट गए, जिन्हें कुछ हत्या कर ली और कुछ पान का ठेला लगा रहे हैं, नौकरी गायब हुए। सरकारों के बारे में उनके चरित्र को समझने की दृष्टि अगर किसी संघ के पास नहीं है, किसी संगठन के पास अगर वो दृष्टि नहीं है कि वो अपने दुश्मन का चेहरा पहचान सके, तो कोई लड़ाई उड़ाई आप आगे नहीं चला सकते। इसी तरह आइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए और अपने घर दुश्मन को पहचानिए। बड़ा व्यापक दायरा है। सरकार ने क्या किया है? मैं 20 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में अभी जिक्र कर रहा हूं, आप सुनिए। उन्होंने बिजली सखी बनाया, आपदा सखी बनाया, उन्होंने समूह सखी बनाया, उन्होंने जल सखी बनाया, स्वच्छता सखी बनाया, न जाने कितनी तरह के स्कीम वर्कर्स उन्होंने खड़े किए। आशा है, आंगनबाड़ी है, उसके बाद ये स्कीम वर्कर्स का कोई 5 रुपए रोज पाता है, कोई 50 रुपए पाता है, कोई कुछ नहीं पाता है। इस तरह से उन्होंने नौकरी का चेहरा बदल दिया, सेवा का चेहरा बदल दिया। बेरोजगारी, हम पूछा करते थे, हमारे एक मित्र थे, कृषि के बड़े वैज्ञानिक थे वो, मैंने उनसे कई बार एक सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, तो सरकार इस एग्रीकल्चर को क्यों मार रही है, खत्म कर रही है? जब सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है, लोगों को खाना देने वाली इंडस्ट्री है, तो क्यों इसको किल कर रही सरकार? बताते थे इसका परिणाम अभी 15 साल बाद आपको पता लगेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। एग्रीकल्चर मर जाएगी तो सस्ता मजदूर पैदा होगा, और सस्ता मजदूर पैदा होगा तो सरकारें जिनके हित के लिए बैठी हैं वो इस श्रम का शोषण करके अपनी पूंजी को 1000 गुना बढ़ाएंगे। इसके लिए खेती को मारा जा रहा है। बड़ी लंबी साजिश की एक प्रक्रिया है, बात बहुत छोटी नहीं है, बात बड़ी लंबी है और लड़ाई भी बहुत। हारना नहीं है, जो हारेंगे कहते हैं डार्विन और लेबार का सिद्धांत है कि वो जिराफ मर गए जिन्होंने बदलती हुई प्रकृति के अनुरूप अपनी गर्दन लंबी नहीं की, लेकिन वे बचे रह गए जिन्होंने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को रूपांतरित किया। तो कठिन चुनौती का समय, बहुत कठिन चुनौती का समय, और इस चुनौती को हमें उठाना है। तमाम मजदूर लड़ रहे हैं और मजदूर नहीं लड़ रहे। इस देश के अंदर नौजवान लड़ रहा है, छात्र लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, स्कीम वर्कर्स लड़ रहे हैं, तमाम इंडस्ट्री के मजदूर लड़ रहे हैं और तमाम किसान लड़ रहे हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इस देश का जितना मेहनत कश है और समाज का जितना कमजोर वर्ग आदमी है वो सब लड़ाई के मैदान में। वो अलग बात है कि लड़ाइयां बिखरी हुई हैं, लड़ाइयों की कोई सही दिशा नहीं है, उनमें कोई एकताबद्ध कोई सूत्रीकरण नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन लड़ाइयां जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई तो यहां है कि हम आप अभी अगले साल 29 जनवरी को इस जगह आकर के ये सभा कर पाने की स्थिति में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। ये मांग पत्र और ज्ञापन देने के लिए 10 लोग खड़े हो पाएंगे, इस मुल्क के अंदर नहीं खड़े हो पाएंगे, ये सवाल भी हमारे आपके सामने है। इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सवाल भी हमारे सामने है। इस देश में वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान जो हमें इसकी इजाजत देता है कि हम एक सम्मानजनक गौरवशाली जीवन जी सके, जो इसकी इजाजत देता है कि हम लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, खा सके, अपनी मर्जी का पहन सके, वो संविधान भी बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी तो ये सवाल है कि अगली 29 जनवरी को जब मुलाकात होगी ये तय हो चुका है। बात खाली वहां